अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमने कार्डिक बायोमार्कर का जो पार्ट 2 रह गए थे कुछ एमसीक्यू उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ अच्छी बातें कर लें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। ये तिबरानी की हदीस है। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये भी तिबरानी की हदीस है। हसद के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हसद क्या है कि किसी के पास कोई ब्लेसिंग हो, नेमत हो और मैं सोचूं कि उसके पास क्यों है, तो इसको हसद बोलते हैं। ये असल में अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक एतराज़ है जो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सख्त नापसंद है। अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी बेकसूरों के मददगार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, और सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। नमाज मोमिन का नूर है और रोज़े ढाल है, यानी जहन्नम के मुकाबले में ढाल और उससे निजात का ज़रिया है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 861। हुस्न अखलाक के पैकर नबियों के सरदार अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, हसद ईमान को इस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह एलवा यानी एक कड़वे दरख्त का जमा हुआ रस शहद को ख़राब कर देता है। अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए। अच्छा जनाब जी, अब हम ये MCQ नंबर 272 से शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा आसान कर सकें। देखें, एक 45 साल बंदा है, उसको हाइपरटेंशन, ठीक है, उसने होमोसिस्टीन लेवल के बारे में पूछा। उसको कंसर्न था कि ये जो होमोसिस्टीन लेवल है ना, ये इसका कोई ताल्लुक है या दिल के अमराज के साथ। तो आप उसको बताएंगे कि ना ये एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर है। ठीक है, प्रोग्नोस्टिक क्या होता है? जो कि एक चीज़ की हमें बताता है, जर्नी के बारे में बताता है, डायग्नोस्टिक नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि जो होमोसिस्टीन लेवल जब रेज हो जाते हैं ना, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक क्यों कराते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल की लाइनिंग को डैमेज करते हैं और ब्लॉकेज को प्रमोट करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता है MI की तरफ लेके जाती हैं। 65 साल बंदा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। अच्छा, उसने BNP कराया। तो आपको पता है जो हार्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, BNP क्या है? ये ना हार्ट फेलियर का है मार्कर, हार्ट फेलियर। अब क्या होता है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा किडनी है वो BNP को बॉडी से नॉर्मली एक्सक्रीट कराता है। उसका जो अगर हमारा किडनी रीनल फंक्शन डिरेंज हो गई, इवन इन द नॉर्मल कंडीशन BNP रेज होगा, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि उसके RFT भी ठीक हो। देखें, दो हमारे सोर्सेज होते हैं बॉडी के ड्रग्स को, या फिर हमारे जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उनको बॉडी से निकालने की, एक लीवर और एक किडनी। तो इन दो चीज़ों को हमने देखना होता है कि किडनी तो इफ़ेक्ट नहीं है, लीवर तो इफ़ेक्ट नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सक्रीट हो रही है और डिटॉक्सीफाई हो रही है। कौन सा मार्कर है जो कि री इन्फॉक्शन को हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जो री इन्फॉक्शन का और फर्स्ट इन्फॉक्शन का तमाम का हमने ट्रॉप्स यूज़ करने। अब सवाल में अगर ऑप्शन दोनों आ जाएं, उम्मीद है कि वो दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, ट्रॉप और ट्रॉप टी, तो ट्रॉप वैसे इसका जवाब है असल। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं जिस तरह इस सवाल में है कि ट्रॉप टी भी है ट्रॉप आई, तो ट्रॉप आई को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रॉप आई इज़ कंपैरेटिवली लिटिल बिट बेटर देन द ट्रॉप टी, लेकिन एज सच इनमें कोई ग्रॉस डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है उनमें ट्रॉप आई थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। 76 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है। ECG टी वेव लेफ्ट बंडल ब्लॉक शो किया है, ठीक है।
अब कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा है कि वो शो करेगा कि अब ये देखें ड्रॉप आई की वैल्यू ना ये नॉर्मल के करीब है, ये तो हम ड्रॉप को तो यूज़ इस कंडीशन में नहीं कर सकते। अच्छा AST की इतनी वैल्यू डिरेंज नहीं है, ठीक है, 40 तक तो वैसे वो होती है। अब इन दो दरमियान मुकाबला आ गया, ठीक है। अब आप ये करें कि जो CKMB जो 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर या 5 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल होता है, तो यहाँ से ये हमें अंदाज़ा हो गया कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा जो CKMB इंडेक्स ग्रेटर देन 5 जो कि इधर 6 है वो सजेस्टेड होता है MI के, तो इस कंडीशन में हमारा डी ऑप्शन ही ठीक होगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है, इसको आप देख लीजिएगा। CKMB इंडेक्स हम निकालते हैं क्योंकि जो हमारे पास अगर हम सिंगल यूज़ करें तो हम मिसलीडिंग होता है, नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिवली हम उनको कर सकते हैं। अच्छा, एक 62 साला मेल है, CKD है, डायबिटीज़ है, चेस्ट पेन के साथ आया है, ठीक है। अब वो कह रहा है जब हम वो दाखिल हुआ ना तो हमने उनके ट्रॉप भी कराया, CK भी कराया। सबसे पहले अगर हम MI को देख रहे हैं ना, क्योंकि ना देखें नो स्पेसिफिक साइन ऑफ सिम्टम्स ऑन ECG भी कोई तब्दीली नहीं है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसको नॉन स्टेमी है, ठीक है, या तो उसको कुछ भी नहीं है। तो नॉन स्टेमी के अंदर मैंने आपको कहा था बड़ा एहतियात ट्रॉप है, तो आप इधर ट्रॉप देखें, दे आर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल, आपको वैसे नॉर्मल दिए होंगे, आपको इसकी वैल्यू से भी अंदाज़ा हो रहा है, ठीक। और दूसरी बात, ना भी पता चल रहा हो कि वैल्यू क्या है, देखें देयर इज सस्टेन वैल्यू, 2 लेस देन 2 लेस देन 2 लेस देन 2 है, ठीक है, और एक ही वैल्यू आ रही है आपके पास। तो लेस देन 2 का मतलब एक मतलब ये होता है, आपको मैं दूसरी स्पेशलिटीज़ को बता देता हूँ कि ना हर इंस्ट्रूमेंट की एक मेजरमेंट कैपेबिलिटी होती है, जब वो उसको कवर क्रॉस कर लेता है तो वो अक्सर लेस देन 2 का मतलब ये है कि वो मेजर नहीं कर सकता, लेकिन ये 2 से कम है। अब लेट्स सपोज ग्रेटर देन 80 आ जाता कि है 80 से ऊपर, लेकिन कितना है मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी लीनियरिटी नहीं है, मेरी मेजरमेंट कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इससे हटकर। तो ये चीज़ क्या शो करती है, देखिए हमने पहले ही कहा था कि CK है, ये टोटल CK है, CKMB भी नहीं है, ठीक है। जब आया तो ज़्यादा था, सारी बात है, टाइम के साथ वो थोड़ा सा एक्सक्रीट वगैरह हुआ तो वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये था कि कोई एक्सरसाइज उसने की है जो टाइम के साथ वो सही हो रहा है। अच्छा, 2 दिन के बाद जब उसको MI हुआ, ECG से कंफर्म हुआ, ट्रॉप कंफर्म थे, सारा कुछ था, ठीक है। 50 ईयर कंप्लेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन राइट एपिगेस्ट्रियम, उसके राइट एपिगेस्ट्रियम में ना पेन हो रहा, तो वो एलिवेटेड था, लीवर इनलार्ज था। तो इसके अलावा क्या मसला हो सकता है, ठीक है, देखें ये देखें जो ALT है ना, दिस इज़ लीवर स्पेसिफिक, ठीक है, तो ये भी रेज्ड है। ALP विद इन नॉर्मल रेंज है, लेकिन जो सीरम बिलिरुबिन है ये भी 4 टाइम्स है नॉर्मल की निस्बत। तो ये चीज़ शो कर रही है कि कोलिस्टेटिक हेपेटिक वेनस कंजेशन की वजह से वहाँ वो हो गए, और इस वजह से ये फाइंडिंग्स है, ठीक है। अब इसने ना सवाल को थोड़ा सा वो नहीं किया, देखें जब एक MI था, ठीक है, सॉरी अब मुझे सही इसकी सवाल की समझ आई है, देखें उसको MI भी था, लेकिन MI के साथ उसको ये चीज़ें भी थी, ठीक है ना, अब सही डिकोड हो गए कि उसको साथ ये भी मसला था। देखिए MI किस तरह हमें पता चला, ECG और ट्रॉप से, और जो सेकेंडरी फाइंडिंग थी ना वो हमें ये बता रही है कि कोलिस्टेटिक कंजेशन है, हेपेटिक मसला है। एक रिटायर्ड लॉयर है, चेस्ट पेन के साथ आया है, वो गार्डनिंग मतलब अपना कुछ गार्डनिंग कर रहा था, उस वहाँ काम कर रहा था अपने गार्डन में, कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं थी MI की जो कि ECG पर आती हैं, तो इसका दो ही मतलब है। ECG पे ऊपर अगर तब्दीली नहीं आई तो आपने ड्रॉप को यूज़ करना है, ड्रॉप नॉन स्टेमी तो नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में हमने किया, टोटल CK जो था ना वो 300 था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, ऊपर वाली बिल्कुल सेम आ रही है। अच्छा, ये देखें ये नॉर्मल है, ड्रॉप T जो किया नॉर्मल, इसका मतलब यही है कि उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन हुआ है।
हमारे जैसे लोग होते हैं ना डॉक्टर, ये वकील भी वैसा होगा, कभी एक्सरसाइज की नहीं होगी, जोश पड़ा होगा, किया होगा उसने, इसकी वजह से ये उसको तब्दीली आ रही है। 49-year-old पेशेंट है, CKD इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है। ECG के ऊपर T वेव इन्वर्जन आई है, और इस हालत के अंदर हमारे पास क्या है कि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में देख सकें, ठीक है। उसका यही है, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ट्रॉप है ना, वो सिंगल वैल्यू ऑफ ट्रॉप कभी भी यूज़ नहीं हो सकती है MI के लिए। सीरियल वैल्यूज़ हमेशा यूज़ होंगी, आइदर देयर इज़ अ राइज, फर्दर राइज एंड फर्दर राइज इन ट्रॉप लेवल, ठीक है। तो ट्रॉप कोई भी हो सकता है, T भी हो सकता है, I भी हो सकता है, ट्रॉप इज स्पेसिफिक। देयर इज़ अ डिक्रीज, फर्दर डिक्रीज एंड फर्दर डिक्रीज विथ सीरियल मॉनिटरिंग, या फिर क्या होगा, पहले राइज होगा फिर सब्सिक्वेंटली वो फॉल होता जाएगा। ये तीनों पैटर्न शो करते हैं MI को। 60 साल बंदा है, इमरजेंसी में आया है सुबह, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के साथ में। आपको ना ये देखें, ये जहाँ पर ये आ जाए ना, एवरी स्टमक पेन या एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो भी पेन है, हमारे भट्ट साहब होते थे प्रोफेसर लाहौर के, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन अंजुम भट्ट साहब, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे एवरी गैस्ट्रिक पेन शुड बी टेकन एज MI अनटिल प्रूवन अदरवाइज। क्योंकि रेफर्ड पेन होता है तो आपको इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। वो पेप्टिक अल्सर का भी हालांकि पेशेंट था, हिस्ट्री दे रहा था, मेप्रोजोल भी ले रहा था, लेकिन ECG पे हमने देखा ST सेगमेंट के अंदर एलिवेशन है, ठीक है। जूनियर कोलीग ने कहा कि ये रिपोलराइजेशन चेंज है। अच्छा, आपने क्या किया, ट्रॉप T को डन किया रैपिड की से। एक तो ना आपने ये ना बहुत ज़्यादा इसको मना किया जाता है कि आप जो रैपिड ICT टेस्टिंग ना करें, ख़ासतौर पर ट्रॉप के लिए। अच्छा, भारत क्योंकि ना देखें ECG तब्दीलियाँ शो कर रही है, और ये ऐसी चीज़ उसने कर ली है जो कि रिकमेंड ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ट्रॉप को रिपीट करें, देखें प्रेजेंटेशन पे रिपीट करें, एवरी 6 आवर करना होता है। तो एवरी 6 आवर क्योंकि ट्रॉप का जिक्र ही सिर्फ एक ही सैंपल है, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। हालांकि अगर इधर ऑप्शन होता ना रिपीट ट्रॉप T एवरी 6 आवर, तो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा होता जवाब, लेकिन क्योंकि इधर CKM भी है तो ये सबसे अच्छा जवाब है, C वाला। आई थिंक मैं ना आपको समझा पा रहा हूँ। असल में थोड़ी सी तबीयत हाँ ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैं ना कन्वे कर पा रहा हूँ। अच्छा, जो BNP और एंटी ब्रो PNP है ना, एसिम्टोमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, कहते हैं इन चीज़ों के अंदर वो लेवल उनका इंक्रीज नहीं होता। देखिए, हमने रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर कहा था कि वो इंक्रीज होता है, फीमेल जेंडर के अंदर के भी होता है और एज वाइज भी होता है, लेकिन जो BMI एक ऐसी चीज़ है, अगर ये बढ़ेगा तो BNP बढ़ने की बजाय ना कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका जवाब डी है। उसकी मैंने रीजनिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। और फिनोमेना क्या है कि बॉडी के अंदर ऐसा कंपनसेटिव मैकेनिज्म होता है कि वो किडनी से उसको ज़्यादा निकालना शुरू कर देता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखें, कट ऑफ असाइनमेंट के लिए ना, ट्रॉप के लिए असाइनमेंट के लिए ना, मैंने ना बिगनर नहीं खोली हुई, देखें 2 क्राइटेरिया। एक तो वो कहते हैं कि 99 परसेंटाइल पर उसकी वैल्यू निकालें, और जो आपका असे है ना जिससे आप मेजरमेंट करते हैं उसकी CV लेस देन 10% हो, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं, तो B और C ऑप्शन है, इसलिए E है। ये 2 इसके असेंशियल क्राइटेरिया हैं, इसको याद कर लें। कोई एक ऑप्शन भी दे सकते हैं, वैसे 2 वाला ऑप्शन हमारे ना CPSP में नहीं आता। इन दोनों में से कोई एक आपको 5, और हमारे आते भी 5 ऑप्शन है A से लेकर E तक, तो उन 5 में से इन 2 में से कोई एक दिया होगा, उसको आपने टिक कर लेना। अच्छा, वो कह रहा है ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन रेज्ड है, CKMB भी रेज्ड है, ट्रॉप नॉर्मल है। अब ट्रॉप जब नॉर्मल आ गया ना, इसका मतलब देयर इज़ नो हार्ट इशू, ये पक्का ठक्का है, क्योंकि ये कार्डिक स्पेसिफिक है।
अब जब ये दो चीज़ें आ गई ना, ये तो मसल से भी रिलीज होती हैं, ठीक है यार। AMI तो नहीं होगा ना, अक्यूट माइल्ड इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये एक्रूड ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब दो चीज़ें रीनल फेलियर के बारे में है, ठीक है, और दो चीज़ें हैं कि रेप्डोमाइलिस। देखें, अगर रीनल फेलियर होता ना तो इतने ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं, काज हो सकता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सब्सिक्वेंटली रेज नहीं होते जितने कि ये मायोग्लोबिन रेज्ड है। तो ये शो कर रहा है कि देयर इज़ एन एक्यूट रेप्डोमाइलाइसिस। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर ना थोड़ी सी हिस्ट्री इसको ज़्यादा देनी चाहिए थी कि हम एक्यूट की तरफ जाते, क्रोनिक चीज़ों की तरफ ना जाते, क्योंकि वो शो करता है हिस्ट्री ये कब प्रेजेंट की है पेशेंट ना, जैसे इमरजेंसी में आ गया है तो इसका मतलब शॉर्ट हिस्ट्री है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मायोग्लोबिन। देखें, ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से भी मायोग्लोबिन बढ़ता है, आपको पता है। रीनल फेलियर हो जाए, एक्सक्रीट नहीं होगा तब भी बढ़ेगा, मसल ट्रॉमा होगा तब भी बढ़ा है, हमने ऊपर पढ़ा है। हिमोलिसिस के अंदर नहीं बढ़ता। देखें, हिमोलिसिस के अंदर मायोग्लोबिन रिलीज नहीं होता, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, तो इसलिए ये जवाब नहीं होगा। ये वैसे हेट्रोजीनस क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़े से नॉलेज अच्छा हो जाएगा। वो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, एक दफ़ा आप इसको ना पढ़ लीजिएगा। मैं ये फर्स्ट कमेंट के अंदर ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। कार्डिक ट्रोपोनिन है, माइनर, बहुत छोटा मायोकार्डियल इंजरी हुई है तो हम वो कहता है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखें, एक तो पहली बात ये है कि जो ट्रोपोनिन है ना हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि उसके ऐसे हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या है, माइनर चेंज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन लो होती है, हाईली स्पेसिफिक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। यही तीनों इसके जवाब हैं कि ये इसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। देखें, जब हम कोई भी ट्यूमर मार्कर या कोई भी डिजीज़ का मार्कर कब यूज़ करते हैं कि एक तो वो नॉर्मल कंडीशन में ना हो, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द रिस्पेक्टिव एरिया या रिस्पेक्टिव डैमेज ऑफ डिसऑर्डर के अंदर हो, और वो कुछ अरसा ब्लड के अंदर है ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें। अब ये ना उल्टी बात लिखी हुई है, ऑफ द हाई टिश्यू कंटेंट ऑफ ट्रेपोनिन लेवल टू अदर कार्डियक मार्कर्स, ठीक है। देखें कि जो ट्रोपोनिन है ना माइनर मायोकार्डियल इंजरी में इतना नहीं बढ़ेंगे, इसलिए ये जवाब नहीं होगा, 1 2 3 होंगे। अच्छा, पेशेंट है एक्सटेंसिव स्केलेटल मसल डिजीज हुई है, रीनल फेलियर का रिस्क आपको पता है बढ़ जाता है, क्योंकि मायोग्लोबिन वहाँ कंसंट्रेट कर देती है और उसकी किडनी की ऐसी तैसी कर देती है। अब इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो हमें इस रिस्पेक्टिव जो केस दिया है उसको फेवर करे। देखिए, यूरिन मायोग्लोबिन को लेवल को देखा जाए तो ऊपर वाला हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसने एक चीज़ और भी बताई है कि ये लेवल में से ज़्यादा, ये नॉर्मल नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल, तो दूसरी ऑप्शन देखें ना, सीरम मायोग्लोबिन, असल चीज़ होती है ये सीरम के अंदर कितनी वैल्यू है। देखें, दिस इज़ वेरी क्लोज टू द नॉर्मल ऊपर वाले में, तो ये चीज़ जो है ना यूरिन में इसलिए कम आ रही है कि वो किडनी को डैमेज कर दिया उसने, वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रही। असल मैटर जो स्ट्रेंथ ऑफ डैमेज को शो करता है वो सीरम मायोग्लोबिन है। देखें, ये ना ज़रा वेग सवाल है क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ डेज ना अलग है, लेकिन हम कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि दोनों को सूट कर रहा होगा। देखें, ट्रॉप टी की जो वो है ना ड्यूरेशन, जो स्टेबिलिटी है या हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है, और जो आई है उसकी 7 to 10 डेज है। तो इन ऑप्शंस के अंदर हमें जो बेहतर लग रहा है, जो दोनों को सूट कर रहा है, वो 7 to 10 डेज है। ट्रॉप आई तो उसमें कवर हो गया, ट्रॉप टी भी इसलिए कवर होगा कि 10 डेज से लेकर 14 डेज है। अगर हम 21 डेज करते हैं वो तो होता ही नहीं है, 2 to 5 डेज वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कम है और वो उससे भी कम है। वो कहता है इनमें से कौन सी चीज़ गलत है मायोग्लोबिन के अंदर, एसटी एलिवेशन एमआई के अंदर।
अब ये बात ठीक है कि वो सबसे पहले रेज होता है। इसके अलावा एक और न्यू मार्कर आया है, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन HFABP। ये अच्छा मार्कर है, लेकिन ये सेकंड या थर्ड ओवर के अंदर ना MI के बाद रेज होता है। ये फर्स्ट ओवर में भी हो जाता है मायोग्लोबिन। हाँ, इसके अंदर कौन सी बात फॉल्स है, देखें ये जो कार्डिक स्पेसिफिसिटी है ना, ये ट्रॉप का है, ठीक है, ये ट्रॉप का फीचर है, ये ट्रॉप से कोई नहीं ले सकता, इसलिए ये गलत है, बाकी ठीक है। अच्छा, कौन सी रेशियो जो है ना वो हम ले, इनमें से कोई भी ऑप्शन वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि इन सब में सबसे ग्रेटर यही है। कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि ग्रेटर देन कैन सजेस्ट, हाईली सजेस्टिव नहीं होंगे, सजेस्ट कर सकते हैं कि MI है अगर 2 से ऊपर है, लेकिन जो ग्रेटर देन 5 है ना रिलेटिव इंडेक्स, वो तो हाईली सजेस्टिव है ऑफ MI। तो क्योंकि इनमें सबसे ग्रेटर यही है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता ग्रेटर देन 5 का, तो हम उसको सिलेक्ट करते। अच्छा, 76 ईयर ओल्ड है, हाइपरटेंशन और CKD है, ठीक है। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, बल्कि ना ये ऊपर आ चुका है, वो यही था, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये रिपीट है, इसका यही जवाब है, ऊपर देख लीजिएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो मार्कर इन ऑप्शंस के अंदर है ना, वो माइलोपेरोक्सीडेज है। इसके अलावा जो मार्कर हैं वो ऑक्सीडाइज LDL और यूरिनरी पाइरिन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को शो करते हैं। उम्मीद है कि मैं चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। फिर भी आपको लगता है आपको कुछ और चीज़ सवाल पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं अलग मुझसे ग्रुप में। दुआओं में याद रखिएगा।